हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि आपके एग्जाम में अब बहुत कम टाइम बचा है और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से हो चुकी होगी। आपका रिवीजन फेज खत्म होने वाला होगा, ठीक है, और आप अब प्रैक्टिस फेज पे आ गए होंगे। ठीक है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो अब अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स उठाऊंगा और उनके बारे में बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है। तो वो उन टॉपिक से बेसिकली लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। तो मैं पॉइंट वाइज बहुत शॉर्ट में एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है। और आपको पॉइंट वाइज उनको समझाने की कोशिश करूंगा। जब मेरी लेक्चर सीरीज शुरू होगी तब वहां पे मैं उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ठीक है। तो जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे वहां से मैंने जो टॉपिक आज पिक किया है वो है फोटो पीरियोडिज्म एंड फ्लावरिंग। फोटो पीरियोडिज्म एंड फ्लावरिंग। ठीक है। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे फोटो पीरियोडिज्म एंड फ्लावरिंग के बारे में। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, कुछ की नोट्स जो हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म है क्या। फोटो पीरियोडिज्म इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट, एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स टू सेंस एंड respond 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 to the changes in day length, changes in day length। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या मतलब है। अगला, और ये जो एबिलिटी है, ये जो एबिलिटी है जिसके थ्रू ये सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं इन द चेंजेस इन डे लेंथ, ये एबिलिटी इनको अलाउ करती है, दैट अलाउज them to adopt with the seasonal changes in their environment। ठीक है। प्लांट्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो डे लेंथ में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको सेंस करती है और रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। उनके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करती है और यही रिस्पॉन्ड करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो उन्हें अलाउ करती है जो इन्वायरमेंटल चेंजेस उस टाइम पे हो रहे हैं उनके साथ में अडॉप्ट करने की। ठीक है। आपने देखा होगा कि प्लांट्स में सीजनल फ्लावरिंग होती है, सीजनल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि उनकी ग्रोथ रुक गई है, वो अपने आप को एक ही जगह पे उन्होंने रोक के रखा है। ठीक है। तो ये सारे जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं प्लांट्स में, मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा इन सारी चीजों की, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट एक हाईलाइट दे रहा हूं। जो ये चेंजेस आपको प्लांट्स की एक्टिविटी में दिखते हैं अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो, ठीक है, तो ये जो चेंजेस आपको दिखते हैं ये चेंजेस होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अपनी ट्यूनिंग मिला रहे होते हैं। ठीक है। अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ट्यून कर रहे होते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए ड्रॉट स्ट्रेस आ गया है, उस कंडीशन में अगर प्लांट ग्रो कर रहा होगा या अपनी हाइट बढ़ा रहा होगा तो उसको वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है। तो सारा वाटर जो वहां पे अभी कंजर्व है थोड़ा बहुत, तो सारा का सारा हाइट बढ़ाने में यूज हो जाएगा। तो बाकी की जो प्रोसेसेस होती हैं, बाकी की जो फिजियोलॉजी प्लांट के अंदर चल रही है, उसके लिए वाटर कहां से आएगा। ऐसी कंडीशन में प्लांट अपने आप को अडॉप्ट करता है, उस कंडीशन में जो बचा हुआ वाटर है उसका यूज वो करता है किस चीज में, अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, और अपनी ग्रोथ को रोक देता है। उस टाइम पे फ्लावरिंग भी नहीं होगी। ठीक है। ठीक इसी तरह से फ्लावरिंग के केस में भी क्या होता है, जब डे लेंथ चेंज होती है तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फ्लावरिंग एबिलिटी को एनवायरमेंटल चेंज के साथ में या डे लेंथ के चेंजेस के साथ में अडॉप्ट करवाते हैं। ठीक है। और फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे जो प्लांट्स हैं उनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ठीक। तो फोटो पीरियोडिक प्लांट्स के 3 क्लासेस हैं और इन तीनों क्लासेस को कैसे क्लासिफाई किया गया है, अकॉर्डिंग टू
according to their flowering response टू डे लेंथ। डे लेंथ के अकॉर्डिंग वो अपना फ्लावरिंग रिस्पॉन्स किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं उनको 3 फोटो पीरियोडिक ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, और वो तीनों फोटो पीरियोडिक ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला है शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स या SDPs। ठीक है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनमें फ्लावरिंग कब होती है? फ्लावरिंग एक्सेलरेट्स rates in response to day length below the critical threshold ठीक है, मतलब जब दिन छोटा हो रहा होगा, रात बड़ी हो रही होगी, उस कंडीशन में जो शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे? वो फ्लावरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है लॉन्ग डे प्लांट्स। इसका एग्जांपल है राइस। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स, LDPs, लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स जो है फ्लावरिंग कब करते हैं? इन लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग प्रमोटेड बाय a delayed period of night। ठीक है, ये सेकंड हो गया, जिसमें क्या है? डिलेड पीरियड ऑफ नाइट का मतलब क्या है? यहाँ पे रात छोटी है, दिन बड़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट्स जो होते हैं इन पे जो है डे लेंथ का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, ये इररिस्पेक्टिव टू डे लेंथ फ्लावरिंग करते हैं, इनमें फोटो पीरियोडिज्म का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, इनका एग्जांपल होता है टोमेटो, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। और लॉन्ग डे प्लांट का एग्जांपल है अरेबिडोप्सिस। ठीक है, तो राइस शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट अरेबिडोप्सिस, और टोमेटो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि शॉर्ट डे प्लांट तब फ्लावरिंग करेंगे जब ना रात बड़ी हो, मतलब डार्क का टाइम ज्यादा हो और लाइट का टाइम कम हो। लॉन्ग डे प्लांट्स तब फ्लावरिंग करेंगे जब नाइट फेज थोड़ा सा डिलेड हो, मतलब कि नाइट फेज कम टाइम के लिए आए और डे का फेज ज्यादा टाइम के लिए रहे। ठीक है, और डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में बताया, वो इररिस्पेक्टिव टू डे लेंथ फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ केसेस मैंने बताए हैं जहां से आपके लिए सवाल डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने लाइट ट्रीटमेंट दिखाया है, ये शॉर्ट डे प्लांट हैं और ये लॉन्ग डे प्लांट हैं। किनमें कब फ्लावरिंग होगी, किस केस में, और किस केस में वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए L फॉर लाइट और D फॉर डार्क। ठीक है, तो इसे देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कौन से प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। यहाँ पे डार्क फेज लंबे समय के लिए है, लाइट फेज थोड़े समय के लिए है। इसका मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट डे प्लांट हैं ये फ्लावरिंग करेंगे। ठीक है, और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये है, यहाँ पे लाइट फेज ज्यादा समय के लिए है, मतलब दिन बड़ा है, रात छोटी है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट के लिए ये फेवरेबल टाइम है। यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट क्या करेंगे? ये करेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ। ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, और इस कंडीशन में जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग करेंगे। ठीक है, ये फ्लावरिंग करेंगे।
अब यहां पे देखिए, यहां पे एक्सपेरिमेंट यहां से शुरू होता है, तो नॉर्मल सी कंडीशन है, एक्सपेरिमेंट यहां से शुरू होता है। यहां पे डार्क है, यहां पे डार्क है, ये छोटा सा लाइट वाला फेज है। दिन ये छोटा ही है, दिन वाला पार्ट सिर्फ इतना है, दिन छोटा ही है। लेकिन हुआ क्या है कि जो रात है या डार्क फेज है उसमें थोड़ी देर के लिए उसको ब्रेक किया गया है, जिसको नाइट ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नाइट ब्रेक किया गया, लाइट दी गई, और इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, अगर वहां पे थोड़ा सा भी नाइट ब्रेक हो गया, मतलब उनको लंबी रात चाहिए, अगर उस लंबी रात के बीच में थोड़ी देर के लिए नाइट ब्रेक हो गया तो वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, वो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, ठीक है, और नाइट ब्रेक हो गया उनके केस में, नाइट जो उनको बड़ी रात चाहिए, अगर उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दिया, थोड़ी देर के लिए वहां पे लाइट आ गई, तो वेजिटेटिव ग्रोथ करने लगते हैं। वहीं पे उल्टा जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लॉन्ग डे प्लांट वहां पे फ्लावरिंग कर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिन बड़ा है, दिन बड़ा है, ये लॉन्ग डे है, रात छोटी सी है, ठीक है, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए डार्क एक्सपोजर दिया गया। ठीक है, बड़े दिन के बीच में थोड़ी देर के लिए डार्क एक्सपोजर दिया है। ऐसी कंडीशन में भी जो शॉर्ट डे प्लांट हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ ही करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, और जो लॉन्ग डे प्लांट हैं वो फ्लावरिंग कर जाएंगे, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन जब दिन और रात दोनों बराबर हो जाएंगे, उस कंडीशन में शॉर्ट डे प्लांट क्या करेंगे, वो फ्लावरिंग करेंगे, ये फ्लावरिंग कर जाएंगे, और जो लॉन्ग डे प्लांट है उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मैं इनमें भी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डिटेल में जाऊंगा जब हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे मैं इनके डिटेल में जाऊंगा। लेकिन अभी आपको ये फिगर याद होना चाहिए और ये कंडीशंस याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल डिजाइन हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं फ्लावरिंग पे, तो बात करते हैं फ्लावरिंग की। ठीक है, फ्लावरिंग प्रोसेस की थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग के टाइम पे क्या होता है, फ्लावरिंग किस तरीके से इनिशिएट होती है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा। ठीक है, फ्लावरिंग के टाइम पे क्या होता है, कुछ मेजर चेंजेज होते हैं। ठीक है, सम मेजर चेंजेज कहां पे होते हैं, ये मेजर चेंजेस कहां पे होते हैं, कुछ मेजर चेंजेज होते हैं, और ये मेजर चेंजेस कहां पे होते हैं, बेसिकली शूट एपिकल मेरिस्टम में होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम में होते हैं। ठीक है, और ये जो चेंजेस होते हैं, ये बेसिकली यहां पे जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस होते हैं इन द पैटर्न ऑफ मॉर्फोजिनेसिस, मॉर्फोजिनेसिस, पैटर्न ऑफ मॉर्फोजिनेसिस चेंज हो जाता है सूट एपिकल मेरिस्टम का, और उसके साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, और ये दोनों प्रोसेस मिल करके क्या करती हैं, दे promotes the formation of floral organs, फ्लोरल ऑर्गन के फॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। फिर से सुनिएगा, फ्लावरिंग के टाइम पे सूट एपिकल मेरिस्टम में कुछ मेजर चेंजेज होते हैं। ठीक है, कुछ मेजर चेंजेज होते हैं, वो उन मेजर चेंजेज में मेन जो मेजर चेंजेज होते हैं उनमें पहला तो होता है पैटर्न ऑफ मार्फोजिनेसिस चेंज हो जाता है सूट एपिकल मेरिस्टम का, और वहां पे सेल डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस मिलकर के क्या करती हैं, दे द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। अब फ्लोरल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, फ्लोरल ऑर्गन फ्रॉम आउटर टू इनर, मैं आपको बताऊंगा, फ्रॉम आउटर टू इनर सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूं। फ्रॉम आउटर टू इनर सीक्वेंस में सबसे बाहर होता है सेपल, सेपल्स होते हैं। सेपल्स के बाद आते हैं पेटल्स, पेटल्स के बाद आते हैं स्टेमन्स, स्टेमन्स, और स्टेमन्स के बाद आते हैं कार्पल्स, सॉरी कार्पल्स। ठीक है, ये चार मेजर फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सबसे अंदर में होगा कार्पल, उसके बाहर होगा स्टेमन, उसके बाहर होगा पेटल, और सबसे बाहर होगा सेपल। ठीक है, ये होता है इनका सीक्वेंस।
ठीक। तो इनके फॉर्मेशन को कौन ट्रिगर करता है? जब ये दोनों मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सूट एपिकल मेरिस्टम में, तब क्या होता है, इन फ्लोरल ऑर्गन का जो फॉर्मेशन होता है वो ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, ठीक। और ये सारी प्रोसेस जिसके थ्रू पैटर्न ऑफ मार्फोजेनेसिस चेंज हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, इन सारी प्रोसेस को कहा जाता है जिसके थ्रू फ्लोरल ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। इस पूरी प्रोसेस को कलेक्टिवली कहा जाता है फ्लोरल इवोकेशन। फ्लोरल इवोकेशन, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है फ्लोरल इवोकेशन। फ्लोरल इवोकेशन क्या है? फ्लोरल इवोकेशन के दौरान जो सूट एपिकल मेरिस्टम होता है वो कमिट कर जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन। ठीक है, उसको कहा जाता है फ्लोरल इवोकेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फ्लावरिंग के टाइम पे सूट एपिकल मेरिस्टम्स जो होते हैं उनमें कुछ मेजर चेंजेस होते हैं। ठीक है, और उन चेंजेस से क्या होता है, फ्लोरल ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रोसेस सिग्नल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है, सिग्नल पे डिपेंड करती है और उनको बोलते हैं डेवलपमेंटल सिग्नल्स। डेवलपमेंटल, जब तक डेवलपमेंटल सिग्नल्स नहीं आएंगे, डेवलपमेंटल सिग्नल्स नहीं आएंगे तब तक फ्लोरल इवोकेशन नहीं होगा। ठीक है, और ये डेवलपमेंटल सिग्नल्स दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया कि सिग्नल के बिना कुछ भी नहीं होता है और सिग्नल की कैटेगरी मैंने आपको सेल सिग्नलिंग वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। दो तरह के सिग्नल होते हैं, इंडोजीनस सिग्नल्स, इंडोजीनस सिग्नल, इंडोजीनस सिग्नल्स होते हैं और एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, इंडोजीनस सिग्नल में बेसिकली आते हैं, इंडोजीनस सिग्नल में बेसिकली आते हैं प्लांट हार्मोन्स, जिसमें जिबरेलिक एसिड है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्केडियन रिदम, ठीक है, ये इंटरनल सिग्नल्स होते हैं या इंडोजीनस सिग्नल्स होते हैं जो डेवलपमेंटल सिग्नलिंग का सिग्नल्स का काम करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सिग्नल में होता है फोटो पीरियोडिज्म या फोटो पीरियड और सेकंड होता है टेम्परेचर। इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम सेट होता है और ये दोनों तरह के जो सिग्नल डेवलपमेंटल सिग्नल होते हैं ये दोनों कलेक्टिवली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए क्या करते हैं, फ्लोरल इवोकेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, फ्लोरल इवोकेशन को रेगुलेट करते हैं, इवोकेशन, फ्लोरल इवोकेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे डेवलपमेंटल प्रोग्राम है। ठीक है, ये जो इंटरनल सिग्नल्स हैं, ये जो इंडोजीनस सिग्नल हैं, बेसिकली इनमें जो प्लांट हार्मोन्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्लावरिंग में। किस तरह से करते हैं मैं अपने डिटेल्ड लेक्चर में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा इसको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जिबरेलिक एसिड का रोल फ्लावरिंग में होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सूट एपिकल मेरिस्टम प्लांट का वो पार्ट है जो कि फ्लावर डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टम। जब इसके पास में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ चुकी है उस कंडीशन में इसको कहा जाता है कि अब ये फ्लावर डेवलपमेंट के लिए कॉम्पिटेंट हो चुका है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पिटेंस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पिटेंस। दूसरी एक और प्रोसेस होती है जहां पे सूट एपिकल मेरिस्टम कमिट कर जाता है, SAM, committed to adopt new developmental program to form flower
तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, अब ये सूट एपिकल मेरिस्टम जो है ये फ्लोरली डिटरमाइंड हो चुके हैं। फ्लोरली साहब, तो ये तो कहानी रही सूट एपिकल मेरिस्टम जब डिटरमाइंड हो गया है फ्लोरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि बिना सिग्नल के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सिग्नल्स बेसिकली करेंगे क्या, मैंने आपको बताया डेवलपमेंटल सिग्नल्स आते हैं। डेवलपमेंटल सिग्नल्स आते हैं, डेवलपमेंटल सिग्नल्स आते हैं, और ये डेवलपमेंटल सिग्नल्स कुछ जीन के एक्सप्रेशन को इनिशिएट करवाते हैं, ठीक है, जिनको कहा जाता है फ्लोरल होमियोटिक जीन्स। फ्लोरल होमियो होमियोटिक जीन्स। और ये जो फ्लोरल होमियोटिक जीन्स होते हैं, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं, फ्लोरल ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन फ्लोरल होमियोटिक जीन के एक्टिवेशन के बीच में बहुत लंबी चौड़ी सिग्नलिंग चलती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उस सिग्नलिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब डेवलपमेंटल सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंटल सिग्नल्स में मैंने आपको बताया एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा उन सिग्नल्स को। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड हो गया, लाइट हो गई, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, हार्मोन हो गया, जिबरेलिक एसिड, ठीक है। ये सारे जो डेवलपमेंटल सिग्नल्स हैं, ये डेवलपमेंटल सिग्नल्स एक जीन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, एक जीन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टेंस जीन। इसको कहा जाता है कॉन्स्टेंस जीन। मैं यहां पे CO से इसको जो है डिनोट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंस, कॉन्स्टेंस जीन। ये कॉन्स्टेंस जीन को एक्टिवेट करते हैं। ये जीन एक्चुअली में इनहिबिटेड रहता है FLC जीन से। FLC क्या करता है, इसको क्या किए रहता है, इनहिबिट किए रहता है, कॉन्स्टेंस को इनहिबिट किए रहता है। मैं बेसिकली फ्लावरिंग की बात कर रहा हूं कि फ्लावरिंग कैसे इनिशिएट होती है। मैंने आपको शॉर्ट में पहले बता दिया, डेवलपमेंटल सिग्नल्स आते हैं और वो फ्लोरल होमियोटिक जीन्स को एक्टिवेट कराते हैं। अब वो किस तरीके से एक्टिवेट करा है, मैं उसका मैकेनिज्म शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। मास्टर रेगुलेटर कौन है, कॉन्स्टेंस जीन है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट्स का, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट्स में जो मास्टर रेगुलेटर है वो क्या है, कॉन्स्टेंस जीन है। कॉन्स्टेंस जीन बेसिकली FLC के थ्रू क्या रहता है, प्रोटीन के थ्रू इनहिबिटेड रहता है, ठीक है। और ये डेवलपमेंटल सिग्नल्स जब आते हैं तो क्या करते हैं, ये सारे डेवलपमेंटल सिग्नल मिल करके क्या करते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं। FLC को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और जब FLC इनहिबिट हो जाता है तो कॉन्स्टेंस एक्टिवेट हो जाता है, और कॉन्स्टेंस जब एक्टिवेट हो जाता है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बनते हैं और mRNA से कॉन्स्टेंस प्रोटीन बनती है। और ये कॉन्स्टेंस प्रोटीन क्या करती है, ये कॉन्स्टेंस प्रोटीन एक जीन को एक्टिवेट करती है जिसका नाम है FLT, या उसको लिखते हैं FT जीन का एक्टिवेशन करती है, ठीक है। इसको FLT भी बोलते हैं, ठीक है, FLT बोलते हैं। जैसे ही FT जीन एक्टिवेट होता है, ये इंटरेक्ट करता है एक और प्रोटीन के साथ में जिसको कहा जाता है FD प्रोटीन। FT और FD कॉम्प्लेक्स मिलकर के एक प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं जिसको कहा जाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बेसिकली, SOC1, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस 1, ठीक है। इसको एक्टिवेट करेगा, ये जाकर के एक्टिवेट करता है ए गैमस लाइक AGL24 को, इसको बोलते हैं ए गैमस लाइक 24, ठीक है। AGL24 क्या करता है, एक्टिवेट करता है लिफी जीन को, और जैसे ही लिफी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, ये एक्टिवेट करती है AP1 को, और AP1 एक होमियोटिक जीन है, ठीक है, AP1 को एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कॉन्स्टेंस के एक्टिवेशन पे डिपेंड करती है पूरी की पूरी फ्लावरिंग। फिर से सुनिएगा, जो डेवलपमेंटल सिग्नल्स आते हैं वो FLC को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं।
FLC जैसे ही इनहिबिट होता है कॉन्स्टेंस प्रोटीन स्टेबलाइज होने लगती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होते ही FT प्रोटीन बनाती है। FT प्रोटीन क्या करती है, FD के साथ में इंटरेक्ट करके FT FD कॉम्प्लेक्स बनाती है और SOC1 को एक्टिवेट कर देती है। SOC1 AGAMS24 को एक्टिवेट करता है, AGAMS24 लिफी को और लिफी AP1 को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि FT और FD कॉम्प्लेक्स ये डायरेक्टली जाकर के AP1 को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, FT और FD कॉम्प्लेक्स अगर बन गया है तो ये डायरेक्टली AP1 को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो ये पोर्शन स्किप भी हो सकता है, मतलब यहां से भी एक्टिवेशन है और डायरेक्ट यहां से भी एक्टिवेशन है। तो दो जगह से जब एक बार कॉन्स्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा तो दो जगह से AP1 का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा और फ्लावरिंग को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, फ्लावरिंग को ये प्रमोट करेगा। ठीक, अब यहां पे बात करते हैं कि कॉन्स्टेंस जीन मैंने बताया ये बेसिकली लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो किस तरीके से लॉन्ग डे प्लांट में कॉन्स्टेंस के लेवल को रेगुलेट किया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चले साहब, तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, जब मेरे लेक्चर्स आएंगे लेक्चर सीरीज वाले तो वहां पे मैं डिटेल में इनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग डिपेंड करती है कॉन्स्टेंस प्रोटीन पे और लेंथ ऑफ डे पे। ठीक है, और लेंथ ऑफ डे का मतलब क्या हुआ, डे लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको पहले से पता है कि कॉन्स्टेंस का रोल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, कि वो लिफी को अल्टीमेटली लिफी को एक्टिवेट कराएगा और लिफी क्या करेगा, वो होम्योटिक जीन को एक्टिवेट कराएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंस के लेवल पे डिपेंड करेगा, कॉन्स्टेंस प्रोटीन के लेवल पे डिपेंड करता है और लेंथ ऑफ डे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ये लेंथ बना रहा हूँ, तो ये पूरे 24 घंटे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पूरे 24 घंटे हैं। ठीक, और लॉन्ग डे की हम लोग लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो यहाँ पे हम नाइट को छोटा ही एज्यूम करेंगे, ये नाइट है। ठीक है, और ये डे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ में आएगा आपको। ठीक है, डे और नाइट के साथ साथ यहाँ पे दो और फेजेस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डॉन एंड डस्क। ठीक है, दिस इज द ट्विलाइट ऑफ मॉर्निंग, सुबह की पहली किरण। और ये क्या है, ये जस्ट शाम होने वाली है और अभी सन बस जस्ट डाउन होने वाला है, उस समय की बात है। ठीक है, ये दो फेजेस भी आते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टेंस प्रोटीन का लेवल डिपेंड करता है कॉन्स्टेंस प्रोटीन के एमआरएनए पे। ठीक है, कॉन्स्टेंस आपको पता होगा जीन एक्सप्रेशन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा भी, आपने पढ़ा भी होगा। होता क्या है कि डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है, तो कॉन्स्टेंस प्रोटीन का डीएनए होगा या कॉन्स्टेंस प्रोटीन का जीन होगा। ठीक है, और ये जीन बनाएगा एमआरएनए। ठीक है, और ये एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन। ठीक है, और एक्टिव पार्ट क्या है, प्रोटीन। तो जब प्रोटीन एक्यूमुलेट होगी तब फ्लावरिंग को प्रमोट करेगी। चले साहब, इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी। ऐसा देखा गया है कि जो कॉन्स्टेंस एमआरएनए होता है, कॉन्स्टेंस एमआरएनए का लेवल पीक पे पहुंचता है जब डॉन से 12 घंटे बाद, मतलब सूरज की जो पहली किरण निकलती है वहां से 12 घंटे के बाद क्या होता है, जो एमआरएनए होता है, कॉन्स्टेंस का एमआरएनए जो होता है वो अपनी पीक पे होता है। एमआरएनए जो होता है वो अपनी पीक पे होता है। कब होता है, डॉन से 12 घंटे बाद। ठीक है, अब डॉन से 12 घंटे के बाद का समय होगा ये यहां कहीं डस्क से जस्ट पहले, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब बड़ा दिन हो रहा होता है तो सनसेट के बाद भी आपको बहुत टाइम तक उजाला दिखता है, बहुत टाइम तक लाइट दिखती है, आपके लिए सारी चीजें विजिबल होती हैं, आपने देखा होगा। वही चीज अप्लाई करना है यहाँ पे। डॉन से 12 घंटे बाद कॉन्स्टेंस एमआरएनए अपनी पीक पे है। ठीक है, कॉन्स्टेंस एमआरएनए अपनी पीक पे है, मतलब अभी रात होने में टाइम बाकी है, डस्क का टाइम है, यहां तक का टाइम अभी रात होने में बाकी है। इतना टाइम मिल जाएगा एमआरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई। रात होने से पहले ही प्रोटीन यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगी, क्योंकि रात होने में भी समय है, दिन बड़ा है। सनसेट यहाँ पे अगर हो गया है, डस्क यहाँ पे शुरू हो चुका है, सनसेट यहाँ हो गया है, लेकिन इस फेज में भी अभी क्या है, लाइट है, पूरी तरह से डार्क नहीं आया है, डार्क फेज पूरी तरह से नहीं आया, यहाँ पे लाइट है। और उस लाइट की वजह से क्या होगा कि अगर एमआरएनए बन चुका है 12 घंटे बाद ही, ठीक है, तो जितनी देर में रात का फेज आएगा उतनी देर में यहाँ पे प्रोटीन भी बन जाएगी और ये प्रोटीन तब तक अपना काम क्या करेगी, कर जाएगी।
ठीक है, ये प्रोटीन अपना काम तब तक कर चुकी होगी, ये पूरा एफटी को और सबको, लीफी को सबको एक्टिवेट करा चुकी होगी, फ्लावरिंग के लिए जो भी जीन नेसेसरी हैं सबको एक्टिवेट करा चुकी होगी। ठीक है, जैसे ही रात होती है, जैसे ही रात होती है, ये जो कॉन्स्टेंस प्रोटीन है इसका क्या स्टार्ट हो जाता है, डिग्रेडेशन। ठीक है, जैसे ही रात होती है इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रात होती है डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही मॉर्निंग होती है, डॉन के टाइम पे क्या होता है, डिग्रेडेशन और तेज हो जाता है। ठीक है, तो पूरी की पूरी प्रोटीन खत्म कर दी जाती है, फिर से एमआरएनए का एक्सप्रेशन होगा, फिर से 12 घंटे बाद एमआरएनए पीक पे पहुंचेगा, डस्क और रात के बीच का जो पोर्शन होगा वहां पे प्रोटीन बनेगी, और फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है, ये इस तरीके से क्या होता है, ये कॉन्स्टेंस प्रोटीन जो है अकोमुलेट कर जाती है। ठीक है, वहां पे एक सिग्नलिंग भी चलती है। ठीक है, वो जो सिग्नलिंग चलती है उसके थ्रू ये कॉन्स्टेंस प्रोटीन इवनिंग में स्टेबलाइज हो जाती है और मॉर्निंग के टाइम पे डिस्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या सिग्नलिंग है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग फेज में जब हम लोग बात करेंगे, मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग, या इसको हम लोग करें डॉन के टाइम पे, मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग, और इधर मैं बात करूंगा इवनिंग की। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग की बात करूंगा। मॉर्निंग के टाइम पे रेड लाइट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और रेड लाइट का रिसेप्टर होता है फाइटोक्रोम बी। ठीक है, जैसे ही फाइटोक्रोम बी एक्टिवेट होता है, ये कॉन्स्टेंस प्रोटीन को डिस्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। किसको, कॉन्स्टेंस प्रोटीन को। कॉन्स्टेंस प्रोटीन को डिस्टेबलाइज करता है, कॉन्स्टेंस आपको पता है एक्टिवेट करता है एफटी को, और एफटी एक्टिवेट करता है लीफी को, और लीफी प्रमोट करता है फ्लावरिंग। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है पहले। ठीक है, ये प्रोसेस होती है मॉर्निंग के टाइम पे, इसलिए मॉर्निंग के टाइम पे कॉन्स्टेंस प्रोटीन स्टेबलाइज नहीं हो पाती है। इवनिंग में बात करते हैं, इवनिंग में दो तरीके की लाइट्स वहां पे ज्यादा होती हैं। पहली होती है फार रेड लाइट, और दूसरी होती है ब्लू लाइट। फार रेड लाइट होती है और ब्लू लाइट होती है। फार रेड लाइट को रिसेप्ट करते हैं, फार रेड लाइट के जो रिसेप्टर्स होते हैं फाइटोक्रोम ए। ठीक है, वहीं पे ब्लू लाइट के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्रिप्टोक्रोम्स होते हैं, क्रिप्टोक्रोम्स 1 या फिर 2। ठीक, ये दोनों जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं, दे एक्टिवेट्स, ये दोनों क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं क्लॉक जीन्स को। क्लॉक जीन्स को, ये भी एक्टिवेट करता है क्लॉक जीन को। ठीक है, और ये दोनों ही क्लॉक जीन्स क्या करते हैं, दे मेंटेन्स कॉन्स्टेंस प्रोटीन। ठीक है, ये कॉन्स्टेंस प्रोटीन को मेंटेन, यही वजह है कि डस्क के टाइम पे कॉन्स्टेंस प्रोटीन आसानी के साथ एक्यूमुलेट हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो फार रेड और ब्लू लाइट है, ये लाइट क्या करती है, ये लाइट क्लॉक जीन्स को एक्टिवेट कराती है, और वो क्लॉक जीन्स क्या करते हैं, वो कॉन्स्टेंस को मेंटेन कर लेते हैं, और फिर एफटी का फॉर्मेशन हो जाता है, लीफी एक्टिवेट हो जाता है, और फ्लावरिंग प्रमोट हो जाती है। ठीक है, तो मॉर्निंग के टाइम पे रेड लाइट है फाइटोक्रोम बी, और वो क्या करेगी, कॉन्स्टेंस को डिस्टेबलाइज कर देगी। इवनिंग के टाइम पे फार रेड एंड ब्लू लाइट है, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड कर रही है कि किस क्वालिटी की लाइट वहां पे पड़ रही है। ठीक है, तो अगर रेड लाइट है तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी लॉन्ग डे प्लांट में, फार रेड और ब्लू लाइट है तो फ्लावरिंग क्या होगी, वो प्रमोट होगी। रिसेप्टर्स कौन से होंगे, रिसेप्टर फाइटोक्रोम ए और क्रिप्टोक्रोम 1 या 2 होंगे, जो कि क्या करेंगे, फ्लावरिंग को प्रमोट करेंगे, और फाइटोक्रोम बी होगा, वो क्या करेगा, फ्लावरिंग को प्रमोट नहीं करेगा, वो कॉन्स्टेंस प्रोटीन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात रही जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, फ्लो चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट में बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट में जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया था, राइस होता है शॉर्ट डे प्लांट में, तो शॉर्ट डे प्लांट में दो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, दो प्रोटीन है, पहली प्रोटीन है, शॉर्ट डे प्लांट की बात कर रहे हैं, हेडिंग यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट्स की, शॉर्ट डे प्लांट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पे भी दो प्रोटीन है, एक है हेडिंग डेट 1, हेडिंग डेट 1, और हेडिंग डेट 3A।
ठीक है, इसको बोलते हैं HD1 और HD3A। ठीक है, ये दो प्रोटीन्स हैं। ठीक, एक्टिविटी क्या है यहाँ पे एक्टिविटी ये है कि ये HDA जो होता है, HD1 जो होता है, ये HD3A को इनहिबिट करता है और फ्लावरिंग को रोक देता है, इनहिबिट द फ्लावरिंग। इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लावरिंग इनहिबिटेड रहेगी, ठीक है। और ये उस केस में होगा जब रात छोटी हो रही होगी। ठीक है, जब रात छोटी है दिन बड़ी है, क्योंकि ये नाइट में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, नाइट में ये एक्सप्रेस होता है, लेकिन अगर रात छोटी हुई तो इसका कुछ पोर्शन दिन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लावरिंग होती है शॉर्ट डे प्लांट में वो नहीं हो पाएगी। इसलिए शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग तभी होगी जब HD1 जो होता है, दे एक्सक्लूसिवली expressed in नाइट। जब एक्सक्लूसिवली नाइट में ही एक्सप्रेस हो, दिन में इसका थोड़ा सा भी पार्ट ना पहुंचे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, HD3A एक्टिवेट हो जाएगा और फ्लावरिंग क्या होगी, प्रमोट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो ये तो बात रही फ्लावरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि लाइट की क्वालिटी, फोटो पीरियोडिज्म और कॉन्स्टेंस जीन या फिर जीन रेगुलेशन किस तरीके से फ्लावरिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये रिवीजन फेज है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर बनाना ठीक नहीं है। मुझे लगता है लेक्चर्स काफी बड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग एबीसी मॉडल की बात करेंगे, जहां पे हम लोग होमियोटिक जीन्स की बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंस जीन जब एक्टिवेट होते हैं तो होमियोटिक जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो कौन कौन से होमियोटिक जीन है और कौन कौन से होमियोटिक जीन्स किस किस फ्लोरल ऑर्गन को स्पेसिफाई करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर